कि बीएनएस सेक्शन 330 एक्चुअली में किस बारे में बात करता है, ये कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट को फॉर्मली प्रूफ आवश्यक नहीं होगा, उनके बारे में ये बात करता है। मतलब कि सीधी सीधी बात ये है, यदि कोई प्रोसिक्यूशन पार्टी या फिर कोई एक्यूज वाली पार्टी किसी न्यायालय में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करती है या फिर प्रोड्यूस करती है, तो प्रत्येक दस्तावेज की सूची तैयार की जाएगी जो कि डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, और जो प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस वाली पार्टी या फिर उसका जो वकील है, उनको इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता यानी कि जेन्युइननेस को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। और जो दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि है, दस्तावेज के मिलने के 30 दिन के भीतर आपको करनी होगी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को एक डिस्क्रिप्शन पावर भी दिया गया है कि यदि कोर्ट चाहे तो इस समय सीमा को, जो कि 30 दिन की थी, उसको बढ़ा के समय को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर बढ़ाएगा तो आपको एक वैलिड रीजन लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को पूरा क्लियर समझना है, पूरा डिटेल में समझना है, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा ताकि ये पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। अब आप से आ चुके हैं बीएनएस के सेक्शन 330 पे। ठीक है, 329 में पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 328 थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, टकसाल के बारे में था। और आज का वीडियो है जो 330 के बारे में ये बात करता है, ये फॉर्मली प्रूफ के बारे में बात करता है, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि बीएनएस का सेक्शन 330 कहता है कि कुछ दस्तावेजों का फॉर्मली प्रमाण आवश्यक नहीं होगा। नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे समझते हैं कि पहली सबसे बड़ी बात होती है कि ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि सेक्शन एक्चुअली में किस बारे में डायरेक्शन देता है, किस बारे में है। तो न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता पर अनावश्यक विवाद से बचाना, और जिन दस्तावेज पर कोई विवाद यानी कि कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें बिना फॉर्मल प्रूफ के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के बारे में ये बात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 यहाँ पे कहता है कि यदि कोई प्रोसिक्यूशन पार्टी या फिर एक्यूज्ड किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, या तो अभियोजन करता है या फिर अभियुक्त वाली पार्टी, दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करता है, प्रोड्यूस करता है, तो प्रत्येक ऐसा जो डॉक्यूमेंट की सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, एक सूची बना लेंगे, उनमें सारे डॉक्यूमेंटों को लिस्ट कर दिया जाएगा, सूची तैयार की जाएगी, और प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज या फिर उसका वकील को इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता यानी कि जेन्युइननेस को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा कि आप इनको जेन्युइन मानते हो या नहीं मानते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि, वेरिफिकेशन दस्तावेज के मिलने के 30 दिन के भीतर करना होगा। यानी कि जिन पार्टियों को ये वेरिफिकेशन जेन्युइननेस का प्रमाण के लिए बोला गया है, उनको ऐसा वेरिफिकेशन 30 दिन के भीतर करना होगा। लेकिन प्रोवाइजो यहाँ पे कह देता है कि न्यायालय अपने विवेक से, न्यायालय अपने डिस्क्रिशन पावर यूज़ करके कारण दर्ज करना होगा। अगर आप डिस्क्रिशन यूज़ करते हो तो कारण दर्ज करते हुए समय सीमा को बढ़ा सकता है, जो कि 30 दिन का था उसको बढ़ा सकता है, लेकिन उसको आपको रीज़न लिखना होगा। किसको? न्यायालय को। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी एक्सपर्ट को न्यायालय के सामने जब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उन दस्तावेज में किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर किसी पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किया जाता है। यदि विवाद है ही नहीं है तो हम बुलाएंगे क्यों? सीधी बात है, अगर विवाद होगा तो ही बुलाया जाएगा, सिंपल सी बात। अब नोट हमारे क्या कह रहा है? नोट कह रहा है कि यदि कोई पार्टी किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं करती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, तो विशेषज्ञ को गवाही के लिए अदालत में बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। जब तुम नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसमें हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे क्यों? टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि दस्तावेज की सत्यता पर विवाद नहीं है, अब उसकी जेन्युइननेस पे भी कोई विवाद नहीं है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार डायरेक्ट हम कर लेंगे, और उसके हस्ताक्षर यानी कि जिसने प्रमाण, उसके हस्ताक्षर का प्रमाण आवश्यक नहीं होगा कि किसने बनाया, किसने लिखा, किसके साइन है। तो जब तुम्हारा उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो उस पर हम बहस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोर्ट का, जब तक कि अदालत ऐसा करने के लिए डायरेक्शन नहीं देती थी। यानी कि जब तक न्यायालय खुद ना बोले तब तक वो एक्सेप्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर पावर कोर्ट के पास अभी भी है कि वो चाहे तो किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मली प्रूफ करने के लिए बोल सकती है। ठीक है, यानी इसको साबित करिए, इसको डॉक्यूमेंट को साबित करिए, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 यहाँ पे क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 यहाँ पे कह रहा है कि जो दस्तावेज की सूची हम बना रहे थे यहाँ पे सबसेक्शन 1 में, तो वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई जाएगी। जो राज्य सरकार ने कहा हुआ कि इस तरीके से होगी, उस तरीके से ही ऐसी दस्तावेजों की सूची तैयार की जाएगी। अब सबसेक्शन 3 पे बात करते हैं कि यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता
असली है या वो नकली है, उस पर कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की पार्टी से हो, चाहे वो एक्यूज की पार्टी से हो, कोई भी यहाँ पे विवाद नहीं होता है। तो उस केसेस में किसी भी जांच या फिर ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग में बिना उस पर हस्ताक्षर का प्रमाण दिए साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। आप यहाँ पे आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया था, किसके साइन है इसके ऊपर, ये असली है या नकली है। उस केसेस में बात बिल्कुल नहीं की जाएगी। जब उसके बीच में विवाद है ही नहीं तो उसको डायरेक्टली एविडेंस में एक्सेप्ट किया जाएगा। सिंपल सा सबसेक्शन 3 ये कहता था। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोर्ट को पावर देता है। किस बारे में पावर देता है कि न्यायालय अपने विवेक से निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर को प्रमाणित करे, साबित करे। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट के पास पावर दे दी है कि कोर्ट चाहे तो कह सकती है कि भाई नहीं, भले ही ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन तुम इसको साबित करो। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। आगे और देखते हैं कि फॉर्मल प्रूफ क्या होता है भैया। थोड़ा डाउट आपको आया होगा कि स्टार्टिंग हमने पढ़ा है कि फॉर्मल प्रूफ होते क्या हैं। जो फॉर्मली प्रूफ मतलब होता है कि यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता यानी कि जेन्युइननेस, असली है या नकली है, या फिर उसमें जो हस्ताक्षर हैं, साइन है, सिग्नेचर है, या फिर उसके निर्माता यानी कि जिसने वो बनाया है गवाही द्वारा सिद्ध करने की प्रक्रिया को ही हम फॉर्मल प्रूफ कहते हैं। तो उसको बोला जाएगा कि फॉर्मली इसको प्रूव करिए कि ये एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन होगा तो हम इसको फॉर्मली प्रूफ करेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो हम इसको फॉर्मली प्रूफ नहीं करेंगे। सिंपल याद रखना है बस। अब नो फॉर्मल प्रूफ का मतलब है कि अगर कोई दस्तावेज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बिना गवाह को बुलाए साक्ष्य के रूप में मान लिया जाएगा, डायरेक्टली एडमिट मान लिया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट एक बार और समझ लेते हैं कि इस सेक्शन का अब पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्ट क्या निकल रहा है, ताकि आपको रिमाइंड हो जाएगा और थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। यह प्रावधान मुख्य रूप से इसका उद्देश्य बताता है कि जो भी दस्तावेज यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस वाली पार्टी के द्वारा अदालत में पेश किए जाते हैं उसकी एक सूची बनाई जाएगी और दोनों पक्षों से पूछा जाएगा कि वे उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता यानी कि जेन्युइननेस को स्वीकार करते हैं इन्हें। यानी कि जो लिस्ट बनाई थी वो दोनों पार्टियों को दी जाएगी कि भाई इसमें जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि आप उसको एडमिट करते हो या असली हैं या नहीं है, या फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हो। तो उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, अगर किसी दस्तावेज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो उसे बिना किसी फॉर्मल प्रूफ के साक्ष्य के रूप में एडमिट कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी दस्तावेज का कोई पक्ष आपत्ति करता है तो उसकी जांच के लिए विशेष एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी, बहुत सिंपल सा था, पर थोड़ा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जानना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि 30 दिन वाला याद रखना है हमें, और ये याद रखना है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा था प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के द्वारा पेश किया जा सकता है, और उसकी जेन्युइननेस स्वीकार करने के लिए यहाँ पर वकील का भी नाम दिया गया है कि वो भी चाहता है तो वो भी इसको एडमिट और स्वीकार अस्वीकार करने के लिए बोल सकता है। यहाँ पर 30 दिन का टाइम दिया गया था जो कि न्यायालय उसको अपने डिस्क्रिप्शन पावर यूज़ करके समय को बढ़ा सकता है, और बढ़ाने के साथ में आपको कारण दर्ज करना होगा कि आप ऐसा समय क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि BNS सेक्शन 330 एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। ये कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट को फॉर्मली प्रूफ आवश्यक नहीं होगा, उनके बारे में ये बात करता है। मतलब कि सीधी सीधी बात ये है, यदि कोई प्रोसिक्यूशन पार्टी या फिर कोई एक्यूज वाली पार्टी किसी न्यायालय में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करती है या फिर प्रोड्यूस करती है तो प्रत्येक दस्तावेज की सूची तैयार की जाएगी जो कि डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, और जो प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस वाली पार्टी या फिर उसका जो वकील है उनको इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता यानी कि जेन्युइननेस को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। और जो दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि है दस्तावेज के मिलने के 30 दिन के भीतर आपको करनी होगी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को एक डिस्क्रिप्शन पावर भी दिया गया है कि यदि कोर्ट चाहे तो इस समय सीमा को जो कि 30 दिन की थी उसको बढ़ा के समय को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर बढ़ाएगा तो आपको एक वैलिड रीज़न लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को पूरा क्लियर समझना है, पूरा डिटेल में समझना है तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा ताकि ये पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।